नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष अपने ही चैनल पे। कुछ ऐसे दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और कहा कि कुंडली मिलान के बारे में मुझे बताइए कि कुंडली मिलान कैसे देखते हैं और क्या तरीका है कुंडली मिलान देखने का। तो उन्हीं के आग्रह पे आज मैं कुंडली मिलान को लेकर उपस्थित हूं। हमारी और भी चर्चा चलती रहेगी, साथ में ये चर्चा भी चलती रहेगी। उन चर्चों के साथ में बीच बीच में ये भी मैं आपके समक्ष लेके आते रहूंगा। अष्टकूट मिलान यानी कि 8 प्रकार के गुणों का मिलान। जब किसी के कुंडली का मिलान करते हैं तो मैंने कहा है कि मन का मिलान, भाग्य का मिलान, उसके बाद में स्वास्थ्य का मिलान, ये 8 प्रकार के जो मिलान है वो सबका अलग अलग मतलब है। उसी क्रम में आज पहला है वर्ण का मिलान कि किस वर्ण के हैं लड़का या लड़की और कैसे देखेंगे और क्या इसका पद्धति है देखने का। एक एक करके हम सारे जो 8 हमारे कुंडली के मिलान हैं वो हम सब करेंगे, भकूट और नाड़ी तक अंत तक जाएंगे और आपको विशेष में अंदर तक जाके चर्चा करके बताना चाहूंगा कि आखिर में क्या महत्व है इन मिलान का। अब यहां पे जो सबसे पहला हमारा जो मिलान है ये वर्ण का मिलान है कि किस वर्ण के हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों में भी ग्रहों को रखा गया है। जिस प्रकार समाज में पहले व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी प्रकार से ग्रहों में भी है। यहां किसी जाति विशेष का बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत बृहद विषय है। सिर्फ ग्रहों के विषय में चर्चा हो रहा है यहाँ पे और राशियों के बारे में चर्चा हो रहा है। हमारे कुंडली में 12 राशियां और नवग्रह हैं, जिसमें से हम 7 ग्रह को ही लेते हैं, राहु और केतु को नहीं लेते हैं। तो कौन सी राशि कौन से वर्ग में आती है और कौन से ग्रह कौन सी श्रेणी में आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, वो मैं आपको बताऊंगा और कैसे उसका आप देखेंगे यहाँ पे वही मैं आपको बताऊंगा। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वर्ण मिलान को सिर्फ 1 अंक ही प्राप्त है, लेकिन ये 1 अंक भी वैवाहिक जीवन में कलह कलेश के लिए पर्याप्त है। ये 1 अंक यदि न मिले तब भी। तो वर्ण का मिलान यानी कि वर वधु के, यानी कि लड़का लड़की के, वर वधु यानी लड़का लड़की के किसका मिलान है, तो व्यक्तिगत अभिरुचि का मिलान है कि उनकी कैसी अभिरुचि है, उनका जो मेंटेलिटी है वो कैसा है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से। आइए आपको थोड़ा सा बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे राशियों को लिखा हूं। तो जितने भी हमारे ब्राह्मण वर्ण में कौन कौन सी राशियां आती हैं, तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये तीनों जल तत्व की राशियां हैं। तो तीनों जल तत्व की जो राशियां हैं वो किस में आती है, तो ब्राह्मण वर्ण में आती है। वही मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये किस में आता है, तो ये आता है आपको क्षत्रिय वर्ण में। जितने भी अग्नि तत्व की राशियां हैं वो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। उसके बाद में वृषभ, कन्या, मकर, वृषभ, कन्या और मकर, जितने भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, वैश्य वर्ण में। और मिथुन, तुला और कुंभ, जितने भी वायु तत्व के राशि हैं वो किस में आते हैं, शूद्र वर्ण में। कैसे जोड़ेंगे, मेष लग्न कुंडली है, यहां पे बड़ा आसान होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो यहां पे अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और वहां से आप ले लीजिए, देख लीजिए जितने जल तत्व की राशियां हैं वो ब्राह्मण में, जितने अग्नि तत्व की राशियां हैं वो क्षत्रिय में, जितने भी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वो वैश्य में, और जितने भी वायु तत्व की राशियां हैं वो शूद्र वर्ण में आपको आएगा। अब इसके बाद में ये तो राशियों का हो गया, अब ग्रहों का भी थोड़ा जान लीजिए आप। तो यहां मैंने लिख रखा है आपको कि ग्रह और वर्ण। तो गुरु और शुक्र ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। क्यों, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। दोनों ही आचार्य हैं, दोनों ही ब्राह्मण हैं, इसलिए वो दोनों ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। उसके बाद में सूर्य और मंगल अग्नि तत्व के ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, और क्षत्रियों का कार्य ही क्या, लड़ना, मारना, काटना। तो इन राशियों से प्रभावित लोग आप देखिएगा बहुत जल्दी उग्र हो जाते हैं। तो ये दोनों किस में आते हैं, तो क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। वहीं चंद्रमा मात्र एक ऐसा अकेला ग्रह है जो वैश्य वर्ण में आता है
और बुध और शनि किस में आते हैं, तो शूद्र वर्ण में आते हैं। तो राशियों को भी आपको याद रखना है और यहाँ पे ग्रहों को भी आपको याद रखना है कि कौन से ग्रह किस वर्ण में आते हैं। अब यहां पे जो है मैंने एक तालिका बना रखी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने लिख रखा है कि 1 और 8 नंबर की राशि के स्वामी मंगल होते हैं, 2 और 7 के शुक्र होते हैं, 3 और 9 के बुध होते हैं, 4 के चंद्र होते हैं, 5 नंबर राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, 9 और 12 के स्वामी जो गुरु होते हैं, और 10 और 11 नंबर राशि के स्वामी शनि होते हैं। इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी, तो आप इसको भी याद रखिए। अब चलते हैं सीधा हम यहाँ पे, कहां पे, तो जो ये तालिका बना रखा है उस तालिका पे चलते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम देखेंगे और कब इस दोष का परिहार हो जाता है, यानी कि कब ये दोष कैंसिलेशन हो जाता है इस दोष का, और ये जो है जो वर्ण दोष है वो समाप्त कब और किन परिस्थितियों में होता है, वो भी मैं आपको इसी के साथ बता दूंगा। जब भी मैं ये अष्टकूट मिलान आपको जब बताऊंगा 1 से 8 तक, तो आपको उसमें कैसे होता है वो और उसका परिहार क्या है, उसका काट क्या है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पे देखिए मैंने एक तालिका बना रखा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का, और यहां भी मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का यहां बना रखा है। यहां मैंने लिखा है कन्या, यहां लिखा है मैंने वर, यानी कि ये वर के लिए है और ये कन्या के लिए है। तो यदि कन्या यदि ब्राह्मण वर्ण की होती है और वर भी यदि ब्राह्मण वर्ण का, क्योंकि ये वर वाला है, तो वर भी यदि ब्राह्मण वर्ण का होता है तो विवाह होगा। लेकिन कन्या यदि ब्राह्मण वर्ण की है और वर यदि लड़का यदि क्षत्रिय वर्ण का है तो विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण से ऊंचा क्या, क्योंकि क्षत्रिय से ऊंचा क्या हो गया, तो ब्राह्मण हो गया। तो लड़की कभी भी लड़के से वर्ण में ऊपर नहीं होनी चाहिए, या तो उसके समानांतर होनी चाहिए या तो उससे नीचे होनी चाहिए, तब जाकर के विवाह होता है। नहीं तो शास्त्र कहता है कि यदि लड़की ब्राह्मण वर्ण की हो और लड़का शूद्र वर्ण का हो तो इसमें लड़के की मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा भी शास्त्रों में श्लोकों के माध्यम से बताया गया है। वैसे बताऊंगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, समझते जाइए। फिर यदि लड़की ब्राह्मण वर्ण की है, लड़का वैश्य वर्ण का है, तब भी शादी नहीं होगा, तभी यहां 0 आ रहा है। लड़की ब्राह्मण वर्ण की है, लड़का शूद्र वर्ण का है, तब भी शादी नहीं होगी। लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है, लड़की ब्राह्मण वर्ण की है, लड़का ब्राह्मण वर्ण का है, तब शादी हो सकती है। बाकी इन तीनों अवस्था में शादी नहीं हो सकती है। लड़की यदि क्षत्रिय वर्ण की है और लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है तो शादी होगा, क्योंकि क्षत्रिय से ऊपर है ब्राह्मण। लड़की यदि क्षत्रिय वर्ण की है और लड़का भी क्षत्रिय वर्ण का है तो दोनों बराबर हो गए, तब भी शादी होगी। लड़की यदि क्षत्रिय वर्ण का है, क्षत्रिय वर्ण की है, लड़का यदि वैश्य वर्ण का है तो शादी नहीं होगी। लड़की यदि क्षत्रिय वर्ण की है और लड़का यदि शूद्र वर्ण का है तब भी शादी नहीं होगी। आगे आ जाते हैं। लड़की यदि वैश्य वर्ण की है, लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है तो शादी होगी। लड़की यदि वैश्य वर्ण की है, लड़का यदि क्षत्रिय वर्ण का है तो भी शादी होगी। और लड़की यदि वैश्य वर्ण की है और लड़का भी वैश्य वर्ण का है तब भी शादी होगी। लड़की यदि वैश्य वर्ण की है, लड़का यदि शूद्र वर्ण का है तो नीचे हो गया, यहाँ पे देख लीजिए वैश्य शूद्र नीचे हो गया, तब शादी नहीं होगी। अगला, लड़की यदि शूद्र वर्ण की है और लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है तो उससे ऊंचा हो गया, शादी होगी। लड़की यदि शूद्र वर्ण की है, लड़का यदि क्षत्रिय वर्ण का है तब भी शादी होगी। लड़की यदि शूद्र वर्ण की है, लड़का यदि वैश्य वर्ण का है तब भी शादी होगी। और लड़की यदि शूद्र वर्ण की है और लड़का भी शूद्र वर्ण का है तब भी शादी हो सकती है। तो आपको ये याद रखना है। शूद्र में लड़की यदि शूद्र है और बाकी लड़का फिर शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक किसी वर्ण में है तो शादी हो जाएगी। यहाँ पे चारों कंडीशन में शादी होगी। वैसे है तो सिर्फ लड़का यदि शूद्र होगा तो शादी नहीं होगी। और यहाँ पे क्षत्रिय यदि लड़की है तो लड़का यदि वैश्य और शूद्र है तो शादी नहीं हो सकती है। और लड़की यदि ब्राह्मण है और लड़का भी यदि ब्राह्मण है तो ही केवल शादी हो सकती है, नहीं तो शादी नहीं हो सकती है। इसमें शादी वर्जित है यहाँ पे करना, शादी यहां नहीं होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब एक आपको बात बता दूं, मान लीजिए आखिर में इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। लड़का यदि मान लीजिए लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है और लड़की यदि शूद्र वर्ण की है, तो वर्ण कहने का मतलब क्या कि उसके अंदर, अब ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, इसमें मैं किसी धर्म को लेकर विशेष को लेकर नहीं बता रहा हूं, यहां सिर्फ मैं ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं। अब लड़का यदि ब्राह्मण वर्ण का है तो उसको सुबह उठना, पूजा पाठ करना, साफ सफाई ये पसंद होगा। और लड़की यदि शूद्र वर्ण की है तो मैंने क्या बोला, दोनों के जो अभिरुचि नहीं मिलेगी। वो सुबह उठेगी, बिना स्नान किए किचन में घुस जाएगी, लड़का कहेगा स्नान करके किचन में घुसो तब खाना बनाओ। लड़का चाहेगा साफ सफाई रहे, लड़की घर गंदा रखेगी।
तो इस प्रकार से दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा का माहौल बनेगा। इसीलिए इसके मिलान यानी ये जो मानसिकता का मिलान, अभिरुचि का मिलान बड़ा आवश्यक है। अब इस दोष का परिहार कब हो जाता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहां पे जब लड़के के राशि का स्वामी यदि लड़की के राशि के स्वामी से उच्च हो तो शादी हो सकती है और इस दोष का परिहार हो जाता है। कैसे? एक एग्जांपल से, एक उदाहरण के माध्यम से यहां समझिए। मान लीजिए वर की कुंडली है और ये वधु की कुंडली है और वर की राशि क्या आ गई? तो तुला राशि आ गई। तो तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो शुक्र होते हैं। और शुक्र कौन सी वर्ण के होते हैं? तो शुक्र जो है वो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं। लेकिन तुला राशि किस में आती है? तो देखिए तुला राशि जो है यहां शूद्र वर्ण में आती है। तो लड़के की राशि शूद्र हो गई और लड़की की राशि यहां पे मेष है। तो मेष राशि किस में आता है? तो क्षत्रिय में। तो लड़की क्षत्रिय वर्ण की हो गई और लड़का शूद्र वर्ण का हो गया। तो लड़की जो क्षत्रिय वर्ण की है और लड़का जो शूद्र वर्ण का है तो शादी नहीं होगी क्योंकि यहां जीरो आ रहा है। तो इस अवस्था में यदि पहली नजर में कोई देखे तो यहां बोलेगा शादी नहीं होगी। लेकिन यदि यहां पे जानकार ज्योतिषी यदि कोई है तो इसको अंदर जाकर जब देखेगा ज्योतिषी तो क्या देखेगा कि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और शुक्र जो है वो ब्राह्मण वर्ण के हैं और मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। वो किस में आते हैं? तो क्षत्रिय वर्ण में होते हैं। यानी लड़का की शूद्र राशि होते हुए भी उस राशि के स्वामी ब्राह्मण वर्ण के हो गए और लड़की की राशि मेष होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी उसकी राशि के जो स्वामी मंगल है वो क्षत्रिय वर्ण, यानी कि लड़का के जो राशि का स्वामी है वो लड़की के राशि के स्वामी से उच्च वर्ण का है। एक लाइन में ही इसको समझने की कोशिश कीजिए। लड़के के यदि राशि का स्वामी यदि लड़की के राशि के स्वामी से यदि उच्च वर्ण का हो तो शादी हो सकती है। ये आप बस इतना याद रखिए। तो इस प्रकार से आप जो है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुंडली का मिलान करें। इसको आप उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। इन सबका भी लिख लीजिए, इन सबको, और इसको भी लिख लीजिए और इसको भी जरूर लिखिएगा ताकि आपको जो है वो स्मरण में रहे और आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार से मिलान करना है। राशियों को भी आप उतार सकते हैं यहाँ पे। तो मुझे यकीन है कि वर्ण मिलान से संबंधित जो समस्या आपको आ रही थी उसको आपने समझ लिया है। अब अगला हम वृश्य के बारे में बात कर लेंगे इसके अगले कड़ी में। तो हमारा पहला जो है अस्कूट मिलान में वर्ण मिलान यहीं पे कंप्लीट होता है। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।